नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए देखते हैं आज हम किन किन आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो जुडिशरी के ऊपर एक हाईजैक किया गया है। जुडिशरी की स्वतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पे जो एक सवाल उठाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं कार्यपालिका का उसमें एक इंटरफेरेंस, एक दखलंदाजी हो रही है, उसके बारे में बात करता है। और हाल ही में जो केस हुआ है प्रशांत भूषण का, उसके साथ में जो एक रिटायरमेंट हुआ है हमारे एक न्यायमूर्ति जी का, इस दो इंसिडेंट के बारे में ये चर्चा करता है। उसके बाद में आज का जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वो तमिलनाडु का जो लैंग्वेज फॉर्मूला है, वहां पे दो लैंग्वेज का जो एक पॉलिसी हमेशा से बनाया था, उस पॉलिसी के ऊपर बात करता है। और उसके बाद में जो एनईपी में थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला आया है, तो कैसे लैंग्वेजेस को लेकर एक विवाद रहा है हमेशा एजुकेशन पॉलिसी में, उसके बारे में बात करता है। जो हमारा आज का तीसरा आर्टिकल है वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के बारे में है कि भारत के लिए कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जहां से हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को हम पटरी पे लाने के लिए कहीं ना कहीं एफडीआई का कैसा योगदान ले सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा चौथा आर्टिकल है वो हमारी इकोनॉमिक की रिकवरी के ऊपर है कि हम कैसे हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, हम कौन कौन से रीजनल कॉर्पोरेशन कर सकते हैं, उनके बारे में ये चर्चा करता है। और जो हमारा पांचवा आर्टिकल है वो केशव नंदा भारती रूलिंग के ऊपर था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण केस है हमारे भारतीय संविधान की दृष्टि से, उस पर बात करता है। अंत में न्यूज इन फ्लैश है, इनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आगे बढ़ूं उसके पहले ये लॉ सीखो के कुछ पैकेजेस और कोर्सेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी न्यायिक परीक्षा की तैयारी के लिए है। उसके अलावा ये और कुछ लॉ सीखो के कोर्सेज, इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। आज का एमसीक्यू यह है कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, जो 2020 में सबसे पहला वर्ष है इसका बनाने का, ये कौन सी तारीख को आता है? तो ऑप्शन ए है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 6 सितंबर, ऑप्शन सी 7 सितंबर, ये ऑप्शन डी 9 सेमेस्टर। तो आप देख रहे हैं सिक्वेंस में है 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर और 9 सितंबर। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आज का जो हमारा वर्णनात्मक प्रश्न है, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, वह यह है, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला मामले में भारतीय संविधान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, इसी बारे में एक विस्तृत चर्चा करें। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा आज का जो पहला आर्टिकल है जो भारतीय न्यायपालिका के बारे में है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये समाचार में क्यों है? तो जैसे आपको देखने को मिला होगा कि पिछले कुछ हफ्तों में जो एक बहुत चर्चा वाला केस बना रहा न्यूज में, और दूसरी जगह वो था प्रशांत भूषण का अवमानना का केस, जो कंटेम्प्ट केस हम जिसे कहते हैं, वो प्रशांत भूषण का केस ये चर्चा में काफी था। उसके हाल ही में अभी न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी का रिटायरमेंट भी हुआ है, वो सेवानिवृत्त भी हुए हैं। उससे रिलेटेड भी कुछ थोड़े से हमको न्यूज देखने को मिली थी कि जो सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन है उसके उनके जो अध्यक्ष है उनको बोलने का मौका नहीं मिला उनके रिटायरमेंट के तौर पे। तो कई ज्यादा सवाल उठाए गए हैं इस आर्टिकल में, जो हमारी अभी की न्यायपालिका है उसकी कार्य पद्धति भी, और उसमें क्या कार्यपालिका की जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव सरकार है उसकी क्या दखल अंदाजी है, क्या इस बारे में बात करता है। तो सबसे पहले प्रशांत भूषण जी का जो केस था, जो अवमानना का केस था, उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो उनके अवमानना के केस में एक बहुत कॉमन चीज राइटर बताते जो देखने को मिली, वो बार बार ये था कि कोर्ट उनको फोर्स कर रहा था। फोर्स कहीं ना कहीं थोड़ा उनको ऐसा डराने धमकाने के लहजे में उनको कह रहा था कि आप एपोलॉजी मांग लीजिए, आप माफी मांग लीजिए। लेकिन प्रशांत भूषण जी ने अंत तक इसके लिए कोई भी माफी नहीं मांगी। अंत में कहीं ना कहीं कोर्ट ने अपने आप का इमेज थोड़ा ठीक रखने के लिए कहीं ना कहीं एक उदारवादी अप्रोच लेकर उनको 1 रुपए का फाइन दिया। अब ये अगर आप 1 रुपए का फाइन नहीं देते हैं तो उसके बदले उन्होंने बोला आपको 3 महीने की जेल होगी, उसके साथ में आपको 2 साल आपका जो प्रैक्टिस है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर आप 1 रुपए नहीं देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कंटेम्प्ट केसेस रहते हैं, जो अवमानना का केसेस रहते हैं, ये इतने महत्वपूर्ण है क्या? सही में राइटर ये पूछ रहे हैं यहाँ पर, जब आप के देश में इतने सारे पेंडिंग केसेस है और उन पर इस तरीके से जब इस केस को डील किया गया, इस तरीके से जब इसको अप्रोच किया गया, तो ये एक क्वेश्चनेबल थिंग है, राइटर यहाँ पर ये बताते हैं। उसके बाद में जस्टिस अरुण मिश्रा का भी अभी रिटायरमेंट हुआ है,
जैसा कि मैंने उसमें बताया कि उनकी रिटायरमेंट का लेकर एक न्यूज आई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। यूजुअली अगर कोई न्यायमूर्ति रिटायर होते हैं तो जो बार के सीनियर मेंबर है या कम से कम जो बार एसोसिएशन के आपके अध्यक्ष हैं उनको एक बार बोलने का मौका दिया जाता है कि जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स रहते हैं, जो लॉयर्स रहते हैं, एडवोकेट्स रहते हैं, उनके तरफ से कहीं ना कहीं एक थैंक गिविंग स्पीच जैसा हो सकता है ये, या तो उनसे जुड़ी यादें जैसा हो सकता है ये। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अ, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के जो डिसीजन हुए उसके बारे में बात की गई है। तो कहीं ना कहीं बताया गया है कि जो राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील केसेस थे वो अलॉट किए जाते हैं मास्टर ऑफ द रोस्टर सिस्टम से। तो मास्टर ऑफ रोस्टर सिस्टम ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि जहां पर राजनीतिक आपके सेंसिटिव केसेस है, संवेदनशील केसेस है, वो केवल प्रेफरेंशियल जो एक पर्टिकुलर जजेस को देते हैं। तो ये मास्टर ऑफ प्रोसेस सिस्टम क्या है? मास्टर ऑफ प्रोसेस सिस्टम में ये रहता है कि आपके जो मुख्य न्यायाधीश है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और उनके अनुसार कौन सा केस किसको जाएगा वो उनके डिस्क्रिप्शन में उनके उनके अधिकार क्षेत्र में होता है। तो यहाँ पर कहीं ना यहाँ पे राइटर ने बताया है कि ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एक समस्या पैदा करता है, क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ में इतना पावर चले जाता है और उसके बाद में जैसे राजनीतिक संवेदनशील केस जो कि देश के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो एक पार्शलिटी, एक भेदभाव वाला कहीं ना कहीं यहाँ पर बात उठती है। उसके साथ में ये कहा गया है कि अरुण मिश्रा जी के पास में जो प्रशांत भूषण जी का केस था वो अरुण मिश्रा जी के पास में गया था। उससे के अलावा भी और कुछ केसेस उनके पास में गए हैं जो राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील थे। जैसे जस्टिस लोया का ही एक केस है, वो भी उन्हीं के पास में गया था। फिर उसके पहले जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा जी थे, उस टाइम पे भी जो मेडिकल एडमिशन वाला जो केस था जिसके लिए आरोप लगे थे न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के ऊपर, वो भी अरुण मिश्रा जी के पास में ही गया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सवाल निशान आता है कि और इन सारे केसेस में कॉमन चीज ये थी कि ये सरकार के फेवर में या जिन पर आरोप लगाया गया था उनके फेवर में आए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव को, एक कार्यपालिका को फेवर करने की बात की गई है। उसके बाद में राइटर ने ये कहा है कि अगर हमको ऐसा ट्रेंड देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं ये एक सही पद्धति नहीं है न्यायपालिका के काम करने की। ये एक एग्जीक्यूटिव कोर्ट नहीं है, ये एक कार्यपालिका का, एक सरकार का कोर्ट नहीं है, ये अपने आप में एक स्वतंत्र इंडिविजुअल बॉडी है। तो यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मुख्य न्यायाधीश, उनका रोल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि काफी यूरोपियन कंट्रीज में हम देखते हैं कि वहां पर मास्टर ऑफ प्रोसेस सिस्टम नहीं है। वहां पर एक मैकेनिज्म बना हुआ है कि रैंडमली ये केसेस इन्हीं के पास में जाते हैं। वहां पे किसी एक पर्सन का पावर नहीं है या उसके डिसीजन के बेस पर कौन सा केस किसके पास में जाना ये डिपेंड नहीं देता है। आज जब हम इतने टेक्नो सभी हो गए हैं और बहुत सारी चीजें हैं, सबसे कॉमन है कि आपके पास जो केसेस आ रहे हैं आप बेंचेस भी रैंडमली कॉन्स्टिट्यूट करिए और साथ में केसेस भी उनको उसी मैकेनिज्म से दीजिए। तो यूरोपियन कंट्रीज का, वहां के जो न्यायपालिका की जो पद्धति है, उनका एक एग्जाम्पल देते हुए राइटर ने इस चीज का एक सॉल्यूशन दिया है, एक हल दिया है। तो देखिए हमारा आज का दूसरा आर्टिकल है इंडिया एंड एफडीआई, जो कि प्रत्येक विदेशी निवेश जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसके ऊपर है। तो ये समाचार में क्यों है? तो कहीं ना कहीं मोदी जी का जो 15 अगस्त का जो संबोधन था वो, और उससे पहले भी ये चर्चा शुरू हो गई थी कि जो चीन एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो विनिर्माण का केंद्र चीन है, वो भारत के पास में अभी एक चांस है, मौका है कि वो ये मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। क्योंकि चाइना पे जो कोविड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन छुपाई गई तो उसके कारण काफी देश उनसे नाराज हुए, और इवन वहाँ के जो कॉर्पोरेट जो कंपनीज है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो वहाँ पर उन्होंने अपने हब्स बनाए हैं, जो अपने बेस बनाए हैं मैन्युफैक्चरिंग भी, वो भी चांस है कि भारत के पास अच्छा मौका है कि उन सबको वो अट्रैक्ट कर सकते। उसके साथ में जो ग्लोबल चेन है, जो वैश्विक श्रृंखला है सप्लाई की, उसमें कहीं ना कहीं हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण जो लोकेशन वाइज है, हम काफी महत्वपूर्ण स्थान पे आते हैं। तो ये दो पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए थे। यही चीज मेंशन की गई थी जो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम जो हुआ है, उसमें ये चीज काफी अच्छे से मेंशन की गई थी कि दैट इंडिया इज इन द हार्ट ऑफ ग्लोबल चेन। तो भारत के लिए एक बहुत अच्छा मौका बन जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो यूएस
मूल रूप से यूएस से है। तो अब इसके पीछे रीजनिंग क्या है, कारण क्या है कि भारत के पास में ये एक उपलब्धि है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो पैंडेमिक महामारी के दौर में, कोविड-19 के दौर में, कहीं ना कहीं एक जो डिसरप्शन क्रिएट हुआ, जो एक रुकावट क्रिएट हुई, उसके चलते भारत को ये एक मौका मिल जाता है जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है, जो निवेशक है, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का। क्योंकि चीन में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि वहां पे लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र नहीं होने के कारण वहां पे पारदर्शिता नहीं है, मीडिया की आजादी नहीं है। उसके कारण वहां पे जो गलत चीजें होती है, या तो जो ऐसी चीजें होती है जो सबको पता होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ चाइना अपनी इमेज बचाने के लिए वो चीजें वहां की सरकार बाहर नहीं आने देती है। तो कहीं ना कहीं उसके अलावा भी जो अमेरिका और चीन के बीच में एक जो ट्रेड वॉर चल रहा है, उसका भी भारत को फायदा मिल सकता है। उसके अलावा कहीं ना कहीं एक मौका ये है कि आप आपका पूरा जो सेटिंग है वो शिफ्ट कर ले भारत में, जो उनके पूरे के पूरे प्लांट्स है, जो कि आपका विनिर्माण के जो प्लांट जो रहते हैं, जो कंपनीज रहती है, फैक्ट्रीज रहती है, वो उसका एक मौका है कि वो भारत में शिफ्ट हो जाए। अब उसके साथ में ये है कि हाँ, आप एफडीआई अट्रैक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, कुछ चैलेंजेस, कुछ चुनौतियां देखने को मिल सकती है। ठीक है, कोई भी काम इतना आसान तो है नहीं। तो राइट ने बताया है कि यहाँ पर जो सबसे पहला इश्यू या सबसे पहली जो चुनौती है वो है आत्मनिर्भर भारत। जो एक प्रोग्राम चालू किया गया है, उसका रेसिस्टेंट होना, उसका काफी दृढ़ होना। ठीक है, अपने आप में वो एक काफी एक सख्त पॉलिसी मानी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, उनको तो यह दिखेगा कि जो हमारा कैपिटल गुड है, या जो भी और दूसरे पार्ट्स है, जैसे आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जैसे आप कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसके जो पार्ट्स है वो भी आपको लोकली लेने पड़ेंगे। लेकिन लोकल तौर पे अगर हम जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका या तो प्राइस ज्यादा होता है, या तो उसकी क्वालिटी अफेक्टेड होती है। क्योंकि चीन जैसे देशों में चीन में खासकर ऐसा है कि छोटे छोटे पार्ट्स जो है, जैसे हमारे ऑटोमोबाइल के पार्ट हो, या तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के पार्ट हो, तो वो भी पूर्ण रूप से अभी ये देखने को मिला कि मेजोरिटी जो है वो सारे चीन में ही बनते हैं। तो अगर आप लोकल मार्केट को ही इतना सपोर्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं लोकल मार्केट को उस लेवल पे आने के लिए टाइम लगेगा। और अगर आप इन्वेस्टर्स को बोलेंगे नहीं, सिर्फ लोकली गुड्स लो, तो कहीं ना कहीं प्राइस या क्वालिटी में आपको एक कॉम्प्रोमाइज करना मिलेगा पड़ेगा। उसके अलावा RCEP जो है, रीजनल कॉपरेशन ईस्टर्न, जो एक प्लेटफॉर्म है, उसकी बात की गई है कि RCEP का भारत भाग नहीं है। RCEP में मेन कौन कौन सी कंट्रीज है? चीन है, जापान है, जो आपकी जो आपकी एशियन आसियान कंट्रीज है वो है, उसके साथ में ऑस्ट्रेलिया है। तो कहीं ना कहीं इस मार्केट, जो RCEP मेंबर्स कंट्रीज का जो मार्केट है, उसको टैप करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, और भारत यहाँ पे थोड़ा डिसएडवांटेज लेवल पे, क्योंकि वो RCEP का मेंबर नहीं है। उसके अलावा जो हमारा अगला आर्टिकल है वो है तमिलनाडु का के लैंग्वेज फॉर्मूला पे। तो ये समाचार में क्यों है? समाचार में होने का कारण हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की अभी आई हुई है, उसके बारे में। तो तमिलनाडु का एक 2 लैंग्वेज फॉर्मूला है, और कहीं ना कहीं NEP जो है वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूले की बात करता है। अब 3 लैंग्वेज की बात करता है, तो आपका आपकी मदर टंग एक पढ़ा सकते हैं, एक अंग्रेजी भाषा पढ़ा सकते हैं, उसके अलावा आपको एक और भाषा पढ़ाने को पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं तमिलनाडु की ओर से, और जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, उनकी तरफ से थोड़ा विरोध देखने को मिला। इसका एक कारण तो ये है कि कहीं ना कहीं अगर उदाहरण के लिए आप तमिलनाडु में ही देखिए, तो तमिलनाडु में 2 भाषा पढ़ाना कोई मुश्किल नहीं है, अंग्रेजी और तमिल। उसके अलावा अगर आप तीसरी भाषा चुनते हैं, तो कहीं ना कहीं मोस्ट प्रिफरेबल जो तीसरी भाषा है वो हिंदी होती है। अब हिंदी कैसे होती है? क्योंकि हिंदी भारत के 50% से ज्यादा क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है, तो उसके फीचर्स काफी ज्यादा इजिली अवेलेबल है। यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये जो चॉइस है तीसरी लैंग्वेज का, वो स्टूडेंट्स और राज्यों पे छोड़ा हुआ है। लेकिन आपके राज्य तो वही पढ़ा सकते हैं, आपके स्टूडेंट्स तो वही पढ़ेंगे ना जिसका टीचर अवेलेबल हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरीके से दक्षिण भारत के राज्य इसको देख रहे हैं कि हम पर हिंदी थोपने का एक काम किया जा रहा है। तो इसके कारण भी एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है, दक्षिण भारत से थोड़ा इसका विरोध देखने को मिल रहा है। अब CN अंदुरई जो थे, अन्नादुरई जो थे, उनका विजन की बात की गई है आर्टिकल ने। जो तमिलनाडु का 2 लैंग्वेज फॉर्मूला था, ये उन्हीं के द्वारा लाया गया था। तो यहाँ
यहाँ पर उन्होंने कहा गया था कि तमिल और इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज तमिलनाडु की स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहिए, यहाँ पर सिर्फ 2 लैंग्वेज फॉर्मूला होना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले सीएन अन्नादुरई जो थे उनके बारे में बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु होने के पहले मद्रास स्टेट हुआ करता था, मद्रास प्रांत हुआ करता था, तो उसकी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उसके बाद में जब तमिलनाडु राज्य बना तो उसके भी ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा उन्होंने इवन जो संसदीय बैठक हुई थी, जो डिबेट्स हुए थे, उनमें भी उन्होंने इस बात को बोला है कि हाँ, हिंदी भले ही ज्यादा परसेंट लोग बोले कि, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भारत का जो समाज है ये एक मल्टी लैंग्वेज समाज है, जहाँ पर सारी ही भाषा का सम्मान होना चाहिए। उसके साथ में उनकी एक दूरदृष्टि से कहीं ना कहीं एक चीज ये रही है कि जो सिंगापुर का लैंग्वेज फॉर्मूला है, जो लीन क्वान यू मॉडल जिसे हम कहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की, उस तर्ज पे इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। तमिलनाडु का एक थोड़ा हमको अपर एज दूसरे राज्यों से देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो फैक्ट्री वगैरह का जो औद्योगिक क्रांति अगर भारत में देखें तो कहीं ना कहीं उसका केंद्र महाराष्ट्र रहा है। उसके अलावा उत्तर भारत के राज्य देखें तो वो एग्रीकल्चर के कृषि प्रधान राज्य रहे, वहाँ का जो रिसोर्सेस है वो हमेशा अच्छे रहे। लेकिन तमिलनाडु को इस चीज का एज कभी नहीं मिला था। तमिलनाडु इसके आगे इतना आगे होने के कारण कहीं ना कहीं राइटर ने यहाँ पे बताया है कि 2 लैंग्वेज फॉर्मूला का भी यहाँ पर थोड़ा रोल है। उसके अलावा अगर हम दूसरी कंट्रीज का उदाहरण देखें तो दूसरी कंट्री में जनरली हमको सामान्य तौर पे हमको ये देखने को मिलता है कि वहाँ की जो प्राइमरी क्लासेस है उसमें उनकी मदर लैंग्वेज जो मातृभाषा है वही पढ़ाई जाती है, और जो इंग्लिश है वो मिडिल स्कूल के बाद में। अगर हम सिंगापुर और जापान को पर्टिकुलर देखें तो वहां पर कहीं ना कहीं उन्होंने जो लैंग्वेज जो पढ़ाने का जो फॉर्मूला था उसको एक सामाजिक और आर्थिक विकास का उन्होंने जरिया बनाया, जिसके कारण आज वो एक अग्रणी देश माने जाते हैं विश्व में। वहां पे जो 70% पॉपुलेशन है वो चाइनीज बोल सकती है, वहां पे वो इंग्लिश में भी कम्युनिकेट करने में वो काफी उनको आसानी है। अगर हम पर्टिकुलर सिंगापुर की बात करें तो वहां पे मिशन ऑफ ली योन यू का जो मिशन था, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं सिंगापुर के, उनका ये एक फॉर्मूला था वहां पे 2 लैंग्वेज का फॉर्मूला कि हम हम यहाँ पर सारी जो भाषा सारे जो लैंग्वेस्टिक ग्रुप्स है, जो भाषीय विभिन्न समुदाय है, उन सबका सम्मान करेंगे और हम किसी पर भी ये भाषा थोपेंगे नहीं। और यहाँ पर हम जो प्रमोट करने वाला है हमारा जो चीज रहेगा वो कहीं ना कहीं हम ग्लोबल लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, जो कि इंग्लिश को हम प्रमोट करेंगे। तो अगर आप सिंगापुर में थोड़ा अगर आप कंपोजिशन देखो, थोड़ा वहाँ का पॉपुलेशन कंपोजिशन देखे तो वहाँ पे आपको चाइनीज इथनिक ग्रुप के लोग भी मिलते हैं, आपको मलय लोग भी मिलते हैं, आपको भारतीय तमिल लोग भी मिलते हैं। उसके अलावा आपको वहां पर इंग्लिश स्पीकिंग लोग भी मिलते हैं। तो इन सारी चीज इनको सम्मान करते हुए, इन सारी भाषा को भी स्थान देते हुए, वहां पर जो हमेशा से एक प्रमोट करने वाली भाषा रही है वो भाषा रही अंग्रेजी, जिसके कारण उनको कहीं ना कहीं एक अपर एज मिला है। अब तमिलनाडु और सिंगापुर को थोड़ा कंपेरिजन यहाँ पर करा हुआ है राइटर ने। तो कहीं ना कहीं हम राइटर ने बताया कि हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते तमिलनाडु के मॉडल को सिंगापुर के आउटकम्स से, क्योंकि सिंगापुर में जो आउटकम्स आए थे वहां पे उन्होंने लैंग्वेजेस को 2 लैंग्वेजेस का फॉर्मूला माना, लेकिन वहां पर इतने अच्छे आउटकम हुए हैं जो कि हमको तमिलनाडु पे देखने को नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे जितना इम्प्लीमेंटेशन होना था, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन था, वो आपका उतना नहीं बढ़ा। और अगर हम वास्तविक दृष्टि से अभी देखें तो तमिलनाडु में इंग्लिश और तमिल दोनों ही लैंग्वेज में वहां के टीचर स्ट्रगल करते हैं। तो टीचिंग इन मदर लैंग्वेज इज अ प्रॉब्लम, ऐसा वहां पे राइटर ने माना गया है कि अभी भी ये एक समस्या देखने को मिलती है। उसके अलावा अभी हमारा अगला आर्टिकल देखते हैं हम इकोनॉमी रिकवरी के ऊपर, कि कैसे हमारी अर्थव्यवस्था को हम सुधार सकते हैं। जैसे आपको पता होगा जीडीपी हमारा काफी ज्यादा गिर गया, -24% तक चला गया है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओवर द लास्ट 6 मंथ कहा है कि एशिया और पैसिफिक में एक शार्प डिक्रीज देखने को मिला है, जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात हुआ है, जो रेमिटेंस है, जो प्रेषित धन रहता है, जो टूरिज्म है और एफडीआई है। इन
सारी चीजों में एक डिक्रीज देखने को मिला, जिससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था आपकी अफेक्ट होती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को आगे करने के लिए ये जो चीजें मानी गई है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं एक चीज पॉलिसी मेकर्स के लिए ये दुविधा का विषय बन गया है कि हम पे जब ऑलरेडी इतने डेट्स चढ़े हुए हैं तो हम किस एरिया में हमारे डेवलपमेंट स्पेंडिंग कितना करें और कहाँ पे उसको प्रायोरिटाइज करें। उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस ने भी एक ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च करा है इस कोविड-19 के दौर में फॉर फाइनेंसिंग द डेवलपमेंट, जो विकास, जो आधारभूत जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, डेवलपमेंट रहता है, उसको फाइनेंस करने का उन्होंने एक जिम्मा उठाया है, जिसमें सिर्फ कनाडा और जमैका तक ही अब ये नहीं है, ये जो सेफगार्ड और जो हमारे एसडीजीज है उनको भी लागू करने के लिए और दूसरी जगह पर दूसरे देशों पे भी ध्यान दिया गया है। अब 3 एरियाज मेन कौन-कौन से हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा फिशियल स्पेस है, जो एक तो कलेक्शंस होता था हमेशा, जो पैसे की एक आय होती थी सरकार की, वो कम हुई है और कहीं न कहीं जो हमारा डेट होता था, ऋण होता था, वो हमेशा से ज़्यादा रहा है। अभी अगर हम और रहते तो ये बढ़ जाएगा। जैसे हमारा अगर आप जीडीपी का एक्सपेंडिचर देखें, तो करीब-करीब 20% से ज़्यादा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो हमारा इंटरेस्ट पे करने में चल जाता है। जो ऋण रहता है उसका जो डेट्स लिए हुए हमने, जो लोन्स लिए हैं उसका इंटरेस्ट पे करने में चले जाता है। तो जब इतना बड़ा अगर हम और हमारे फ्यूचर स्पेस कम ही हुआ है, लोगों की आय कम हुई है, लेकिन अगर हम इस और बढ़ावा दिए तो ये और कम होगा। तो कहीं न कहीं राइटर ने यहाँ पे बताया तो कि इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आपके जो टैक्स रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, टैक्स जो पद्धति है, जो प्रणाली है, आपको उसको सुधारने की ज़रूरत है। उसके साथ में आपको का जो डेट मैनेजमेंट कैपेसिटी है उसको भी ठीक करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपको काफी कैलकुलेटेड चीजें करनी पड़ेगी आपके डेट के लिए कि हम पर ज्यादा अतिरिक्त भार नहीं आए। उसके साथ में जो सेंट्रल बैंक है, जो केंद्रीय बैंक है, जो अर्थव्यवस्था को हमेशा से सपोर्ट करते रहे हैं, उनको भी अभी जो उनका सपोर्ट करने का चीज आ रहा है वो कंटिन्यू रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में पैसा नहीं है, इंडस्ट्री तभी वापस, अर्थव्यवस्था का चक्का तभी वापस पुनः ट्रैक पे आ पाएंगा और चल पाएंगा, तब उनको बराबर लिक्विडिटी मिलेंगी, तब उनको बराबर पैसा मिलेगा और ये आ सकता है बैंकों की तरफ से। उसके अलावा जो दूसरा एरिया बात की गई है कि ठीक है आपको रिकवर करने की जरूरत है, ठीक है एक कंसिस्टेंट रिकवरी होने की जरूरत है, लेकिन ये जो रिकवरी है ये सस्टेनेबल रिकवरी होना चाहिए। जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि डेवलपमेंट तो हाँ जरूरी है, लेकिन पर्यावरण का ध्यान देते हुए। तो इसीलिए पेरिस एग्रीमेंट और एजेंडा 2030 जो है, इन में जो हमने चर्चा करी उन बातों का ध्यान रखते हुए हमको एक अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स की ओर आगे बढ़ना चाहिए, जो कि सामाजिक समानता, उसके साथ में इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जो है, पर्यावरण की जो सुरक्षा को ध्यान रखते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। उसके साथ में रीजनल कॉपरेशन की बात करी है कि रीजनल कॉपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे एशिया और पैसिफिक रीजन, जो यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक इस और मदद कर सकता है कि हमको रीजनल प्लेटफॉर्म्स में एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है, तभी हम आगे बढ़ने में हमको एक मदद हो पाएगी। चलिए उसके बाद में अभी हम केशव नंदा भारती केस के बारे में करते हैं, जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर पे था, जो संविधान का हम मूलभूत ढांचा जिसे कह सकते हैं। तो ये समाचार में क्यों है, जो केशव नंदा भारती वॉज स्टेट ऑफ केरला केस में जो पिटिशनर थे, हिज हॉलीनेस केशव नंदा भारती, इनकी अभी डेथ हो गई है 79 ईयर की एज में। तो थोड़ा सा हम केस के बारे में बात करते हैं कि केस में था क्या। तो जो इशू था वो ये था कि 1967 में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस आया था। उसमें ये बताया गया था कि जो हमारा संसद होता है, पार्लियामेंट होता है, उनके पास में ये पावर नहीं है कि आप आपके मौलिक अधिकार जो होते हैं उनको अमेंड कर सकते हैं, उनको बदल सकते हैं, ये अधिकार आपके पास में नहीं था। लेकिन और उसके अलावा भी एक चीज ये है कि वैलिडिटी ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी यहाँ पर बात हुई थी। जैसे यहाँ पर जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट मिला हुआ था उसको निकाल दिया गया था। इस पर्टिकुलर उनका जो मठ जिस जमीन पे था वो सरकार ने ले ली थी, तो उसके लिए केस मुख्य रूप से फाइल हुआ था। उसके अलावा जो हमारी जुडिशियल रिव्यू है, इसका पावर कितना है, इस पर भी एक ये भी एक इश्यू था, जो न्यायिक समीक्षा होती है जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो डिसीजन क्या आया, वैसे केशव नंदा भारती जो पिटिशनर थे वो ये केस तो हार गए, क्योंकि ये नहीं माना गया कि जो हमारा प्रॉपर्टी, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति का अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट के बेसिक स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर में नहीं आता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता है, ये माना गया था, डिसीजन जजमेंट आया था, इसलिए कहीं ना कहीं ये केस वो एक रूप से हार गए थे। लेकिन इससे एक डॉक्ट्रिन आई जिसे हम बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसमें ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट जो है वो अमेंड कर सकते हैं, लेकिन जो कि बेसिक स्ट्रक्चर जो इनहेरिट कॉन्स्टिट्यूशन की, जिससे आत्मा कहा गया, संविधान की आत्मा क्या है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार था वो संविधान से निकाला गया था, फंडामेंटल राइट के प्रोव्यू से, पार्ट 3 से, तो उसको वैलिड करार किया गया था और इसको ये माना गया था कि बेसिक राइट स्ट्रक्चर का वॉयलेशन नहीं करता है। तो थोड़ा हम देख लेते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो ये आया कहाँ से। तो हिटलर का तब राज हुआ था, तो वहां पे वेमियर कॉन्स्टिट्यूशन जो माना जाता है, जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें काफी ज्यादा रेडिकल बदलाव हुए। और उसी के चलते पर जब हिटलर के जाने के बाद में वहां पे नया संविधान लाया गया, तो उसमें बेसिक लॉ का एक कंसेप्ट लाया गया कि ये बेसिक लॉ होगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये मूलभूत भावना होगी संविधान की, इसको आप नहीं बदल सकते। तो संविधान में जब संविधान बन रहा था तो हमने अलग अलग देशों के संविधान से अलग अलग चीजें ली थी। तो ये चीजें लेना सिर्फ वहीं पर खत्म नहीं हुई थी। केशव भारती केस में जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट जो एक फीचर है, इसको अडॉप्ट किया गया था। अब भारत के परिदृश्य में देखें तो कहीं ना कहीं हमारे पास में जो जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल 32 में जो एक न्यायिक समीक्षा का पावर है, वो पार्लियामेंट के संसद के द्वारा पारित किए गए हर लॉ के ऊपर है। तो वो हर लॉ की समीक्षा कर सकता है, और जितने भी लॉ है उनमें से कोई भी लॉ वायलेट नहीं करनी चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर को, नहीं तो वो अल्ट्रा वायरस होंगे और सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर होगी तो कि वो उसको स्ट्रक डाउन कर दे। तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जैसे है कि हमारी संसदीय लोकतंत्र प्रणाली, हमारे मूलभूत अधिकार, न्यायिक समीक्षा जो जुडिशियल रिव्यू जिसे कहते हैं उसका पावर, और सेक्युलरिज्म। इनके अलावा और भी बेसिक स्ट्रक्चर हो सकते थे उस टाइम पे, कुछ ही लिस्टेड किए गए थे, लेकिन इनके अलावा भी हो सकते थे, ये बात किया गया था। अब इसके रिएक्शन में क्या हुआ था, उस दौर में जब इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी, तो उसमें जो एन रे थे, जिनका इसमें डिसेंडिंग वर्डिक्ट आया था इस पर्टिकुलर केशवानंद भारती केस में, उनको सीजीआई बना दिया गया था, मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था, सुपरसीड करके। जो जस्टिस जेएम शेलावत, एन ग्रोवर और एस हेगड़े जो थे, इनको सुपरसीड करके अभी जस्टिस सिकरी बनने वाले थे, लेकिन इन सबको सुपरसीड करके जस्टिस रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण समाचार देख लेते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर देखते हैं। तो जो 7 सितंबर है 2020 को, ये पहला साल था जब हमने इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज बनाया। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दिसंबर 2019 में इसको माना गया था कि हम अभी 2020 से इसे इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर और ब्लू स्काईज बनाएंगे। तो इसका एम क्या है, हमारी जो एयर क्वालिटी होता है, जो हमारा एयर क्वालिटी को अफेक्ट करता है, इन्वायरमेंट को जो अफेक्ट करता है, जो उससे जुड़ी चुनौतियां है, कहीं ना कहीं इनको एड्रेस करना, एक पब्लिक अवेयरनेस, एक जन जागृति बढ़ाना, उसके साथ में और क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि हम एयर क्वालिटी जो हमारी वायु का जो स्तर है उसको सुधार सकते हैं। उसके साथ में इंटरनेशनल जो एक्टर्स, सिर्फ देश नहीं है, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी कहीं ना कहीं एक प्रमोट करने के लिए, उनको भी एक उत्साहित करने के लिए कि आप स्ट्रेटेजिक अलायंस बने और इस समस्या का समाधान निकले। उसके अलावा जो हमारा दूसरा समाचार वो यह है कि ईरान और इंडिया के बीच में अफगान पीस को लेकर एक टॉक हुआ। तो तेहरान में ये टॉक हुआ, एक बाइलेटरल कॉपरेशन की बात की गई, जिसमें पीस एंड स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में कैसे बना सकती है, इसके बारे में एक चर्चा हुई। उसके अलावा ईरान के तरफ से एक और जो चर्चा का विषय रहा वो ये था कि कहीं ना कहीं भारत में एक सेफ्टी ऑफ माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक है, उनकी सेफ्टी पर भी चर्चा की गई। तीसरी जो हमारी न्यूज है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के लिए है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इसलिए बनाया गया था कि जो बाहर से संपत्ति आती है, जो विदेशों से संपत्ति आती है, उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस रखे कि वो सही सोर्सेस से आ रही है कि नहीं और सही जगह इन्वेस्ट हो रही है कि नहीं, जिस पर्पस के लिए वो लाया गया था। तो 6 एनजीओ जो थे उनका
लाइसेंस अभी सस्पेंड किया गया, उनमें से बताया गया है कि जो 4 स्पेसिफिक है, ये क्रिश्चियन रिलीजन से कहीं न कहीं एफिलिएटेड थे, जिनका लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। और एफसीआरए का लाइसेंस होना मैंडेटरी है एनजीओज के लिए अगर वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस लेना चाहते हैं। तो इसी के साथ आज का विश्लेषण यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।